नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। प्रशांत कुमार गौर सिटी 2 के गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 के फ्लैट नंबर A1468 में रहता था। उसके फ्लैट से 2 फ्लोर नीचे उसके दोस्त रुपेंद्र सिंह चंदेल का फ्लैट था। प्रशांत और रुपेंद्र के बीच गहरी दोस्ती थी। 28 अप्रैल 2019 को रविवार की छुट्टी थी। उस दिन शाम करीब 6:30 बजे प्रशांत घर पर ही था और पत्नी व बच्चों के साथ मॉल घूमने जाने की तैयारी में लगा था। उसी समय उसके मोबाइल पर रुपेंद्र के बहनोई ओमवीर का फोन आया। ओमवीर इसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 244 में रहता था। ओमवीर ने फोन पर प्रशांत को जो कुछ बताया, उसे सुनकर वो चिंतित हो गया। ओमवीर ने बताया था कि रुपेंद्र दोपहर में अपनी सफेद रंग की फोर्ड फिगो कार लेकर घर से गया था। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। वो घर से पत्नी के गहने लेकर गाजियाबाद के पीसी ज्वेलर्स के पास गिरवी रखने के लिए निकला था, लेकिन 3.5 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक वो घर नहीं लौटा है। ओमवीर ने यह भी बताया कि रुपेंद्र की पत्नी अमृता और वो खुद कई बार रुपेंद्र से फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर दूसरी ओर से कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है। ये ऐसी बात थी जिसे सुनकर किसी को भी चिंता हो सकती थी। रुपेंद्र तो वैसे भी प्रशांत का बहुत अच्छा दोस्त था, लिहाजा वो फटाफट जीने की सीढ़ियां उतरकर रुपेंद्र के फ्लैट पर पहुंच गया। ओमवीर वहां पहले से ही मौजूद था। रुपेंद्र की पत्नी अमृता के चेहरे पर उड़ रही हवाइयां साफ बता रही थी कि वो बेहद परेशान है। प्रशांत ने जब अमृता से रुपेंद्र के बारे में पूछा तो उसने भी वही बताया जो कुछ देर पहले ओमवीर ने फोन पर उसे बताया था। वो घबराते हुए बोली, भैया वे सोने के जेवर लेकर गए हैं। इतनी देर हो गई है, ना तो वापस आए हैं और ना ही फोन रिसीव कर रहे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपको तो पता है कि ये इलाका कितना खराब है। यहाँ आए दिन लूटपाट होती रहती है और ना जाने क्या क्या। कहीं उनके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग सोसाइटी के बाहर जाकर उन्हें आसपास के इलाके में तलाश करें। कहते कहते अमृता की आंखों में आंसू छलक आए। घबराइए मत भाभी जी, कुछ नहीं होगा रुपेंद्र को। हम लोग अभी पुलिस को खबर देते हैं, प्रशांत ने कहा। नहीं भाई नहीं, अभी हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पहले हम कुछ लोग मिलकर रुपेंद्र की तलाश कर ले। अगर वो नहीं मिलता तो फिर पुलिस को सूचना दे देंगे। ओमवीर ने बीच में बात काटकर अपनी राय दी। हाँ, ये भी ठीक है, पहले हम लोग तलाश कर लेते हैं, प्रशांत बोला। इसके बाद प्रशांत और ओमवीर सोसाइटी के दफ्तर में पहुंचे। वहां से ओमवीर ने सोसाइटी के गार्ड और ऑपरेटर का काम करने वाले सुमित को अपने साथ ले लिया। प्रशांत ने सोसाइटी में रहने वाले अपने दोस्तों संजीव और रॉबिन को भी साथ ले लिया। इसके बाद वे सभी कार लेकर आसपास के इलाके में रुपेंद्र की तलाश के लिए निकल पड़े। 1 घंटे में उन लोगों ने आसपास के 6-7 किलोमीटर का रास्ता देख लिया, लेकिन ना तो उन्हें कहीं रुपेंद्र की कार दिखाई दी और ना ही आसपास के इलाकों में कहीं कोई दुर्घटना होने की जानकारी मिली। सभी लोग आगे की कार्रवाई पर विचार करने के लिए वापस सोसाइटी की तरफ लौटने लगे। तब तक रात के 10 बज चुके थे। गौर सिटी से कुछ दूरी पर ब्रह्मा मंदिर है। जैसे ही वे लोग कार से मंदिर के पास से गुजरे कि तभी सुमित ने चिल्लाकर कहा, सर कार रोको, कार रोको। क्या हुआ भाई, कुछ हो गया क्या? कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे प्रशांत ने कार की गति धीमी करते हुए सुमित से पूछा। सुमित ने मंदिर के पास सर्विस रोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर वो देखो, वहाँ एक सफेद रंग की कार खड़ी है। मुझे लगता है वो रुपेंद्र सर की ही है। सभी ने चौंकते हुए सर्विस रोड की तरफ देखा तो वहाँ वाकई एक सफेद रंग की कार खड़ी नजर आई। प्रशांत ने फौरन अपनी कार आगे बढ़ा दी। कुछ दूर आगे जाकर यू टर्न लेकर वो कार को सर्विस रोड पर ले आया, जहाँ सफेद रंग की कार खड़ी थी। पास पहुंचते ही प्रशांत ने देखा कि वाकई वो फोर्ड फिगो कार रुपेंद्र की ही थी। कार का नंबर पड़ते ही प्रशांत और ओमवीर साथियों के साथ जल्दी से नीचे उतरे और उन्होंने गाड़ी के शीशे से भीतर झांका तो उनकी हलक से चीख निकल गई, क्योंकि कार के भीतर ड्राइविंग सीट पर खून से लथपथ रुपेंद्र का शव पड़ा था। प्रशांत व ओमवीर ने दरवाजा खोलकर रुपेंद्र को हिला डुला कर देखा तो रुपेंद्र की मौत हो चुकी थी। मुझे जिस बात का शक था वही हुआ। लगता है बदमाशों ने लूटपाट करके रुपेंद्र को मार दिया है, कहते हुए ओमवीर ने अपना माथा पकड़ लिया। जिसकी तलाश में प्रशांत और उसके साथी निकले थे, वो तलाश पूरी हो चुकी थी। रुपेंद्र जिंदा तो नहीं मिला, अलबत्ता उसका शव जरूर मिल गया था।
उसकी मौत कैसे हुई, क्या हादसा हुआ, ये पता लगाना पुलिस का काम था। लिहाजा करीब 10:30 बजे प्रशांत ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही देर में पीसीआर की गाड़ी वहां पहुंच गई। ओमवीर ने तब तक अपनी पत्नी और रुपिंदर की पत्नी को इस बारे में खबर कर दी थी। गौर सिटी के कुछ दूसरे लोग भी रुपिंदर के शव के मिलने की सूचना पाकर वहां पहुंच गए। पीसीआर गाड़ी से आए पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद ये खबर स्थानीय बिसरख थाने को दे दी। बिसरख थाने के एसएचओ मनोज पाठक पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल की जांच पड़ताल के बाद सीओ पीयूष कुमार सिंह, एसपी विनीत जायसवाल और फॉरेंसिक टीम को खबर कर दी। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच पड़ताल में पुलिस को घटनास्थल पर ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे पता चलता कि रुपिंदर की हत्या लूटपाट के लिए या लूटपाट का विरोध करने के कारण हुई है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी हत्या उसके निवास से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। रुपिंदर की पत्नी अमृता भी अपने 6 साल के बेटे आयुष्मान के साथ वहां पहुंच गई। पति की मौत के बाद एक पत्नी का दुख और सदमा उस पर क्या असर करता है, अमृता का विलाप देखकर समझा जा सकता था। फॉरेंसिक टीम ने मृतक की कार के भीतर से फिंगरप्रिंट व दूसरे तरह के नमूने एकत्र कर लिए। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद इंस्पेक्टर मनोज पाठक ने रुपिंदर का शव रात में ही पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों से इस मामले की एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत देने के लिए अगली सुबह थाना बिसरख आने के लिए कहा। लेकिन हैरत की बात ये थी कि अगली सुबह रुपिंदर की पत्नी या उसके बहनोई ओमवीर में से कोई भी थाने नहीं पहुंचा। हाँ, रुपिंदर का दोस्त प्रशांत जरूर अपने दोस्तों को लेकर बिसरख थाने पहुंच गया था। इंस्पेक्टर पाठक ने जब उससे पूछा कि रुपिंदर की पत्नी या परिवार के लोगों में से कोई एफआईआर कराने क्यों नहीं आया, तो प्रशांत ने बताया कि उसने रुपिंदर के परिवार वालों से थाने चलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लिखाने से क्या होगा, इससे रुपिंदर जिंदा तो नहीं हो जाएंगे। परिजनों का जवाब बेहद चौंकाने वाला था, लेकिन पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए महज शिकायत की जरूरत होती है। लिहाजा इंस्पेक्टर पाठक ने प्रशांत से ही लिखित में शिकायत लेकर 29 अप्रैल 2019 को धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसी दिन रुपिंदर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके घर वालों को सौंप दिया। तब तक रुपिंदर के पिता और भाई के अलावा उसके दूसरे रिश्तेदार तथा अमृता के परिजन भी आ चुके थे। सुबह से ही इंस्पेक्टर पाठक ने रुपिंदर हत्याकांड की जांच का काम तेज कर दिया था। उन्होंने एसआई पीयूष और वीरपाल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर दिया। साथ ही उन्होंने एसपी की टीम के कांस्टेबल सुधीर और संजीव को मृतक के परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने और उनके फोन को सर्विलांस पर लगवाने की जिम्मेदारी सौंप दी। पुलिस टीम ने रुपिंदर के परिजनों से पूछताछ की। इसके अलावा गैलेक्सी सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी थी। कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज आदि की जांच के बाद पुलिस ने 1 मई को ओमवीर को हिरासत में ले लिया। ओमवीर मृतक का बहनोई था। इंस्पेक्टर मनोज पाठक ने थाने लाकर जब थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने खिलाफ पुलिस के पास मौजूद सबूतों को देखकर आसानी से सच उगल दिया। पुलिस के सामने जब रुपिंदर की हत्या का सच आया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ओमवीर ने रुपिंदर की हत्या अपनी सोसाइटी के गार्ड सुमित और एक अन्य साथी भूले के साथ मिलकर की थी। पुलिस की एक टीम ने उसी दिन उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ओमवीर और उसके दोनों साथियों से पूछताछ हुई तो रुपिंदर हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। रुपिंदर सिंह चंदेल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के गांव बुहारी का रहने वाला था। उसके पिता अर्जुन सिंह चंदेल पीएसटी में हेड कांस्टेबल है और इन दिनों उनकी नियुक्ति प्रयागराज में है। रुपिंदर का एक मंझला भाई राघवेंद्र भी शादीशुदा है और गांव में रहता है। राघवेंद्र वकालत की पढ़ाई कर रहा है। रुपिंदर का एक छोटा भाई भी है जो दिल्ली में रहता है। रुपिंदर ने एमबीए किया था और पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 2012 में उसकी नौकरी ग्रेटर नोएडा की बिस्कुट कंपनी हिंज प्राइवेट लिमिटेड में लग गई थी। नौकरी लगने के 1 साल बाद सन 2013 में परिवार वालों ने उसकी शादी महोबा की रहने वाली अमृता सिंह से कर दी थी। अमृता देखने में काफी सुंदर थी। अमृता से शादी के बाद रुपिंदर की जिंदगी में तेजी से बदलाव आने लगा। 1 साल बाद ही वो एक बच्चे का पिता बन गया जिसका नाम आयुष्मान रखा। अमृता के जीवन में आने के बाद रुपिंदर ने तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी और वो सेल्स मैनेजर के ओहदे तक पहुंच गया। करीब 3 साल पहले उसने फोर्ड फिगो कार खरीदी थी। उसके बाद 1 साल पहले यानी मई 2018 में रुपिंदर ने गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 में 35 लाख रुपए में 2 बेडरूम का फ्लैट भी खरीद लिया था। मकान खरीदने के बाद रुपिंदर ने अपने मकान में 2-3 लाख रुपए खर्च करके
इंटीरियर डिजाइनिंग का कुछ काम भी कराया था। रुपिंदर के फ्लैट में इंटीरियर का काम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मोहारी गांव के रहने वाले ओमवीर सिंह ने किया था। ओमवीर गैलेक्सी 2 सोसाइटी के फ्लैट संख्या 244 में अपने भाई कृष्णवीर तथा 2 रिश्तेदारों के साथ रहता था। कुछ दिन रुपिंदर के घर में काम करने के दौरान ओमवीर और रुपिंदर की दोस्ती हो गई। ओमवीर 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसका एक छोटा भाई कृष्णवीर उसी के साथ काम करता था, जबकि बाकी दोनों भाई गांव में ही रहकर खेती करते थे। ओमवीर पढ़ा लिखा और अच्छे परिवार का लड़का था। जब रुपिंदर से ओमवीर की दोस्ती हो गई तो रुपिंदर के घर उसका अक्सर आना जाना होने लगा। रुपिंदर रोजाना सुबह नौकरी पर निकल जाता और शाम को ही घर लौटता था, लेकिन ओमवीर का अपना काम था। वो ज्यादातर गैलेक्सी सोसाइटी में ही रहता था, इसलिए जब तक रुपिंदर की गैर मौजूदगी में वो उसके घर चला जाता था। चूंकि ओमवीर रुपिंदर का दोस्त था, इसलिए ओमवीर जब भी रुपिंदर की अनुपस्थिति में उसके घर जाता तो अमृता ओमवीर को एक पारिवारिक दोस्त की तरह सम्मान और सत्कार देती थी। शुरुआत में तो ओमवीर कभी कभार ही रुपिंदर के घर आता था, लेकिन धीरे धीरे अमृता की खूबसूरती उसके मन में बस गई। इसके बाद तो वो रोज ही कुछ घंटों के लिए रुपिंदर की गैर मौजूदगी में उसके घर जाने लगा। शुरू में ओमवीर और अमृता औपचारिक रूप से ही बातचीत करते थे, लेकिन जब ओमवीर का अक्सर आना जाना शुरू हुआ तो दोनों की झिझक दूर हो गई और वे दोनों खुलकर बातचीत करने लगे। जनवरी 2019 में दोनों की झिझक इस कदर दूर हो गई कि ओमवीर अमृता से शारीरिक छेड़छाड़ करने लगा। जब अमृता ने उसकी इस तरह की हंसी मजाक का कोई विरोध नहीं किया तो ओमवीर की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद तो वो 1-2 कदम और आगे बढ़ गया। उसने हंसी मजाक में पहले अमृता को 1-2 बार अपनी बाहों में भर लिया था। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों के बीच मर्यादा की दीवार टूट गई। दोनों के बीच उस रिश्ते ने जन्म ले लिया जिसे समाज में अवैध संबंध कहा जाता है। रुपिंदर उनके खेल से पूरी तरह अनजान था। अमृता की सारी जरूरतें पूरी होने लगी तो उसने धीरे धीरे पति में दिलचस्पी लेनी बंद कर दी। ओमवीर ने उसके लिए सब कुछ हो गया था, लेकिन ओमवीर के मन में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी थी। उसने सोचा कि अमृता के साथ अगर रुपिंदर का ये मकान भी उसे मिल जाए तो नोएडा जैसी औद्योगिक नगरी में वो अपना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। इसलिए अब उसने धीरे धीरे अमृता के दिलो दिमाग पर रुपिंदर के खिलाफ जहर के बीज बोने शुरू कर दिए। अपनी लच्छेदार बातों में फंसाकर ओमवीर ने अमृता के दिमाग में नफरत भर दी थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 के फरवरी महीने में रुपिंदर की मौसी की लड़की शिखा 15 दिन के लिए रुपिंदर के घर रहने के लिए आई थी। शिखा अमृता जैसी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन सीधी सादी थी। उसे देखकर ही ओमवीर के मन में ख्याल आया कि क्यों ना रुपिंदर के घर में बेरोक-टोक आने जाने के लिए शिखा से शादी कर ली जाए। जब ये बात उसने अमृता से कही तो बात उसकी भी समझ में आ गई। अमृता ने इस बारे में पति से बात की तो रुपिंदर को भी लगा कि जवान मौसेरी बहन के लिए अगर ओमवीर जैसा बिरादरी का ही लड़का मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। ओमवीर ठीक ठाक कमा भी लेता था। रुपिंदर ने जब महोबा में रहने वाली अपनी मौसी से ये बात कही तो वो तैयार हो गई। फरवरी के आखिरी हफ्ते में दोनों परिवारों की रजामंदी से ओमवीर और शिखा की शादी हो गई। शादी के कुछ रोज बाद शिखा अपने पति ओमवीर के पास नोएडा आ गई। शिखा का अभी गौना भी होना था, लिहाजा 10 दिन बाद वो अपने मायके चली गई। लेकिन इसी दौरान एक दिन ना जाने क्यों रुपिंदर को अमृता के किसी व्यवहार से शक हो गया कि ओमवीर से उसके संबंध कुछ अलग तरह के हो चुके हैं। हालांकि उसे सिर्फ शक था, लेकिन फिर भी उसके मन में शक का कीड़ा कुलकुलाने लगा था। लिहाजा रुपिंदर ने अमृता से ओमवीर से दूरी बनाकर रखने की बात कह दी। रुपिंदर के ऐसा कहते ही अमृता समझ गई कि हो ना हो रुपिंदर को उनके संबंधों पर शक हो गया है। अमृता ने जब ये बात ओमवीर को बताई तो उसे भी लगा कि उसे अगर अमृता वो उसकी संपत्ति हासिल कर रही है तो रुपिंदर को रास्ते से हटा रहा होगा। ये काम करने का यही अच्छा मौका है। ये बात उसने अमृता से कही। अमृता तो उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, लिहाजा वो पति की हत्या कराने के लिए तैयार हो गई। ओमवीर ने अमृता से कहा कि अगर वो कुछ पैसे खर्च कर दे तो वो ऐसे लोगों का इंतजाम कर देगा जो रुपिंदर को उनके रास्ते से हटा देंगे। अमृता ने ओमवीर से कह दिया कि वो उसे पैसे दे देगी, वो भाड़े के हथियारों का इंतजाम कर ले। योजना के दौरान अमृता ने इस दौरान ओमवीर से दूरी बना ली। उसे ओमवीर से जो भी बात करनी होती वो या तो उसे फोन करके कहती या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर लेती थी। इधर रुपिंदर इस बात से अनजान था कि ओमवीर तथा अमृता उसके खिलाफ एक खूनी साजिश रच चुके हैं। इस साजिश को पूरा करने के लिए ओमवीर ने अपनी ही सोसाइटी के एक गार्ड सुमित को भी पैसे का लालच देकर साजिश में शामिल कर लिया। सुमित हापुड़ जिले के बाबूगढ़ तहसील के गांव
भड़ंगपुर का रहने वाला था। पिछले 2 सालों से वो गैलेक्सी 2 सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर रहा था। ओमवीर के कहने पर सुमित ने जिला बुलंदशहर के बीवी नगर के रहने वाले अपने एक दोस्त भूले को भी इस साजिश में शामिल कर लिया, लेकिन बिना पैसे लिए वो इस काम को करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इस काम के लिए 3 लाख रुपए की मांग की थी। ओमवीर ने ये बात अमृता को बताई तो अमृता ने 23 अप्रैल को ओमवीर के साथ जाकर अपनी सोने की 2 चूड़ियां और एक हार बेचकर एडवांस में 1.5 लाख रुपए दे दिए थे। लालची ओमवीर ने इन पैसों में से 50,000 रुपए अपने पास रखकर 50,000 रुपए सुमित और भूले को दे दिए। बाकी रकम उसने काम पूरा होने के बाद देने को कहा था। काम को अंजाम देने के लिए सुमित ने .32 बोर की कंट्रीमेड पिस्टल और कुछ कारतूस खरीद लिए। अब सही मौका देखकर सुमित की हत्या की वारदात को इस तरह अंजाम देना था कि लूट की घटना लगे। 28 अप्रैल 2019 को रविवार का दिन था और रुपेंद्र की उस दिन छुट्टी थी। ओमवीर छुट्टी के दिन अक्सर रुपेंद्र के घर उससे मिलने चला जाता था। उस दिन भी वो उसके घर आया। वे दोनों चाय पीकर निपटे ही थे कि अमृता ने रुपेंद्र से दोपहर के समय कहा कि रसोई की चिमनी खराब हो गई है, उसे दूसरी चिमनी खरीदनी है। लिहाजा दोपहर के समय रुपेंद्र चिमनी खरीदने की बात कहकर अपने फ्लैट से निकला। रुपेंद्र के साथ लिफ्ट में नीचे तक ओमवीर भी आया, लेकिन वो नीचे आकर रुपेंद्र से ये कहकर अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया कि उसे हैबतपुर जाना है। वो पार्किंग से गाड़ी निकालकर सोसाइटी के बाहर उसका इंतजार करे, तब तक वो अपने फ्लैट से कुछ सामान लेकर आता है। रुपेंद्र अपनी कार निकालने के लिए पार्किंग की तरफ चला गया। तभी ओमवीर ने सुमित और भूले को सोसाइटी के बाहर पहुंचने को कहा। इतनी देर में ओमवीर अपने फ्लैट पर पहुंचा और वहां से पिस्टल और कारतूस जेब में रखकर सोसाइटी के बाहर पहुंच गया। रुपेंद्र को भी पार्किंग से कार लेकर बाहर पहुंचने में 15 मिनट का समय लगा। वहां रुककर वो ओमवीर का इंतजार करने लगा। सोसाइटी से थोड़ा आगे वो रुपेंद्र के पास पहुंचा तो उसने कुछ ही दूरी पर खड़े सुमित व भूले से पूछा, अरे भाई तुम यहाँ कैसे खड़े हो, किसका इंतजार कर रहे हो? सुमित ने जोर से चिल्लाकर कहा, भैया ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, तिगड़ी गोल चक्कर जाना है। ओमवीर ने वहीं से चिल्लाकर कहा, अरे आ जाओ, रुपेंद्र भैया उधर ही जा रहे हैं, तुम लोगों को भी छोड़ देंगे। ओमवीर खुद तो रुपेंद्र की कार में बैठ ही गया। उसने रुपेंद्र से सुमित व उसके साथी को भी तिगड़ी गोल चक्कर तक लिफ्ट देने की सिफारिश करके कार में बैठा लिया। गर्मी के कारण गौर सिटी के हैबतपुर जाने वाली सर्विस रोड पर दिन के समय छुट्टी वाले दिन कुछ ज्यादा ही सन्नाटा रहता है। सोसाइटी के करीब 2.5 किलोमीटर दूर जाने पर अचानक ओमवीर ने रुपेंद्र से कार रोकने को कहा तो रुपेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कार रोक दी। कार रोकने के बाद उसने ओमवीर से जैसे ही पूछा कि क्या हुआ, क्यों कार रुकवाई, तो ये देखकर चौंक गया कि तब तक ओमवीर अपनी कमर में घुसे पिस्टल को निकालकर उसकी तरफ तान चुका था। जब तक रुपेंद्र कुछ समझता तब तक ओमवीर ने उसकी कनपट्टी से पिस्तौल सटाकर गोली चला दी। गोली चलते ही खून की धारा बहने के साथ ही रुपेंद्र का सिर स्टीयरिंग पर लुढ़क गया। उसे जब यकीन हो गया कि वो ढेर हो चुका है तो उन तीनों ने रुपेंद्र की घड़ी, पर्स, अंगूठी और गले में पहनी सोने की चेन निकाल ली ताकि पुलिस यही समझे कि मामला लूटपाट के लिए हत्या का है। चूंकि दोपहर के समय इलाके में सन्नाटा था, इसलिए ना तो किसी ने गोली की आवाज सुनी और ना ही किसी ने उन्हें वारदात को अंजाम देते हुए देखा। भूले वारदात के बाद अपने गांव चला गया था, जबकि ओमवीर तथा सुमित सोसाइटी में वापस आ गए थे। सुमित वापस आकर सोसाइटी में अपनी ड्यूटी करने लगा, जबकि ओमवीर ने घर पर आकर अपने कपड़े बदले क्योंकि उसकी शर्ट पर खून के निशान लग गए थे। इसके 3-4 घंटे के बाद योजना के मुताबिक अमृता ने अपना नाटक शुरू किया। उसने ओमवीर को बुलाकर कहा कि अब सभी से यही कहना है कि रुपेंद्र घर से गहने लेकर निकला था। वो गहने उसे गाजियाबाद में पीसी ज्वेलर्स के पास गिरवी रखने थे। दोनों ने यही कहानी गढ़ी। उसी के बाद ओमवीर ने घटना का गवाह बनाने के लिए रुपेंद्र के पड़ोसी प्रशांत को फोन करके इस बारे में बताया और उसके बाद रुपेंद्र को ढूंढने का नाटक शुरू किया। सब कुछ पहले से तय था। इन लोगों ने सुमित को इसलिए जानबूझकर साथ लिया कि वो नाटक रचते हुए उन्हें रुपेंद्र की कार तक ले जाए। यही उसने किया भी। क्योंकि पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि रुपेंद्र का मोबाइल तो उसकी जेब में है, लेकिन उसका पर्स, अंगूठी और सोने की चेन उसके पास नहीं थी। इसलिए पुलिस भी इस वारदात को लूटपाट के लिए हुई हत्या की घटना मानकर जांच करने में लगी थी। लेकिन अगले दिन बिसरक के एसएचओ मनोज पाठक को पहली बार रुपेंद्र की पत्नी अमृता का व्यवहार अजीब लगा कि पति की हत्या की सूचना के बाद जब वो घटनास्थल पर पहुंची तो उसने पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी। अगले दिन भी जब उसने कोई शिकायत नहीं दी तो उन्हें उस पर शक हो गया। जब उसके मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए
तो पता चला कि जिस समय दोपहर में रुपेंद्र को गोली मारी गई थी, उसी समय ओमवीर ने उसे फोन करके लंबी बातचीत की थी और व्हाट्सएप पर कहा था कि काम हो गया है। सोसाइटी के आउटगेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर पता चला कि जिस समय रुपेंद्र सोसाइटी के बाहर अपनी कार लेकर निकला था, उसके साथ 2-4 मिनट के अंतराल में ओमवीर तथा सुमित एक अन्य व्यक्ति के साथ पैदल सोसाइटी के बाहर निकले थे। इतना ही नहीं, सुमित और ओमवीर 1.5 घंटे बाद एक साथ सोसाइटी के अंदर प्रवेश करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे। ओमवीर पर पुलिस का शक उस समय यकीन में बदल गया जब 29 अप्रैल की सुबह रुपेंद्र के बैंक खाते से किसी ने 10,000 रुपए की 2 बार एटीएम में ट्रांजैक्शन की। इसका मैसेज पुलिस के कब्जे में मौजूद रुपेंद्र के फोन पर आया तो पुलिस चौंकी। पुलिस की एक टीम उसी समय उस एटीएम की जांच करने के लिए गई। शाम होते होते सीसीटीवी की फुटेज देखने पर पुलिस को पता चला कि ये रकम एटीएम से ओमवीर ने निकाली थी। बस फिर क्या था, पुलिस के सामने सारी कड़ियां जुड़ती चली गई। पुलिस ने सबसे पहले ओमवीर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। उसने सारा सच उगल दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर पाठक की टीम ने उसी दिन सुमित और भूले को भी धर दबोचा। जब तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तभी अमृता को अपनी गिरफ्तारी की आशंका हो गई थी। पुलिस उस तक पहुंचती उससे पहले ही वो फरार हो गई। इंस्पेक्टर पाठक ने ओमवीर तथा उसके साथियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने ओमवीर, सुमित और भूले को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने अमृता को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सर्विलांस की मदद से आखिर 4 मई को अमृता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे मिली जानकारी के बाद ओमवीर को एक बार फिर से पुलिस रिमांड पर लिया तो उसकी शनाख्त पर पुलिस ने ज्वेलर्स के यहाँ से 1.5 लाख रुपए में बेचे गए आभूषण भी बरामद कर लिए। आरोपियों ने एक के बाद एक ऐसी कई छोटी छोटी गलतियां कर दी थी कि पुलिस धीरे धीरे उन कड़ियों को जोड़कर उन तक पहुंच गई। नंदोई के इश्क में गिरफ्तार हुई अमृता के पास अब ना तो पति है और ना ही प्रेमी। नाजायज संबंधों के चक्कर में उसने अपने सुखी संसार को खुद ही उजाड़ दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।